अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। इलस्ट्रेशन 2 कहा था करने को, और उसमें जो पहला टेबल है ये पूरे साल का टोटल डाटा दिया हुआ है ताकि हर खर्चे का रेट पर ड्राइवर निकल सके, और फिर उसका इस्तेमाल कर लिया जो R11 का महीने का डाटा दिया हुआ है दूसरे टेबल में, और बस यही करना। पहले टेबल में सारे खर्चे, उनकी टोटल अमाउंट, उनका टोटल ड्राइवर और पर ड्राइवर रेट निकल आएगा, और फिर इसको यूज किया है जो R1 का फॉर द मंथ डाटा दिया हुआ है। जिन्होंने किया है और कुछ पूछना है तो पूछें जी। नहीं हुआ ना करें यार। अच्छा है जी, वो फिर से बता दो। अच्छा, इलस्ट्रेशन 2 6 प्रोडक्ट्स बनाते हैं और एक प्रोडक्ट है RI11। उस एक प्रोडक्ट का पहले टेबल में डाटा दिया हुआ है जिसमें बजटेड ओवरहेड्स हैं, ये बात पहले कॉलम में है। फिर उन ओवरहेड्स का कॉस्ट ड्राइवर क्या है, ये दूसरा कॉलम है। और आखिरी कॉलम है बजटेड टोटल ओवरहेड्स, और सेकंड लास्ट कॉलम है ये जो बजटेड टोटल ड्राइवर है। जैसे परचेजिंग कॉस्ट कहते हैं खरीदने के खर्चे, परचेज कॉस्ट नहीं। जो लोग खरीदते होंगे उनका एक डिपार्टमेंट होता है जिसको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। ये उस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। इसमें सप्लायर से कांटेक्ट करना, जो भी कम्युनिकेशन का खर्चा है, फिर चीजें खरीद के लाना, ये सारी जिम्मेदारियां इनकी होती हैं। तो इस डिपार्टमेंट के खर्चे परचेजिंग कॉस्ट। इसको लिंक किया है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर कहते हैं जब हम सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कि इतनी चीजें हमें चाहिए। तो साल में हमारा प्लान है टोटल 15,000 परचेज ऑर्डर देंगे, तो टोटल 750,000 रुपीज खर्चा होगा। तो इस परचेजिंग कॉस्ट का रेट निकल आएगा 750,000 डिवाइडेड बाय 15,000, कितना 50। अब ये 50 क्या है, 50 पर परचेज ऑर्डर। इसी तरीके से सेटिंग कॉस्ट, इन गुड्स को बनाने के लिए कुछ मशीनरी सेटअप करनी पड़ती होगी, उसके लिए टोटल खर्चा साल में 11,20,000 प्लान है। और इसको उन्होंने जिस ड्राइवर से लिंक किया है वो है नंबर ऑफ बैचेस। तो पूरे साल में हमने 28,000 बैचेस में प्रोडक्शन करनी है। तो सेटिंग कॉस्ट के लिए रेट बन गया टोटल कितनी 20, और इसको लिंक किया है नंबर ऑफ बैचेस से 40 पर बैच। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोर वालों को कहा कि मटेरियल हमारे हवाले करें, हमें प्रोडक्शन में चाहिए, उन्होंने स्टोर से निकाल के हमें दे दिया। इस सारे काम में खर्चे, अच्छा इस सारे काम में खर्चे क्या हो रहे हैं, ये उन लोगों की वेजेस सैलरीज होंगी जो मटेरियल को स्टोर से निकाल के प्रोडक्शन को पहुंचाते होंगे। और इनको बांटने के लिए ड्राइवर बताया है मटेरियल रिक्विजिशन। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब है कि जितनी बार भी मटेरियल की रिक्वेस्ट की जाती है ना कि हमें इतना मटेरियल चाहिए, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको रिक्विजिशन कहते हैं। तो कितनी दफा साल में मटेरियल स्टोर वालों से मटेरियल मांगा होगा, ये 80,000 रिक्विजिशंस हैं। और टोटल इस सारे काम में खर्चा 960,000। तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 960 डिवाइडेड बाय 80,000, 12 रुपए पर रिक्विजिशन। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ये नाम परचेज ऑर्डर, मटेरियल रिक्विजिशन नहीं पढ़े? चलें भूल भाग गए होंगे, कोई बात नहीं। पढ़ा हो भूल गए होंगे ना, कोई बात नहीं। लेकिन ये वहां डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। परचेजिंग कॉस्ट दोबारा बता रहा हूं, ये जो मटेरियल खरीद के लाते होंगे उनका एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया होगा, उनके खर्चे, उनकी वहां के बिजली के बिल, वहां उनके टेलीफोन के बिल, वहां उनके इंटरनेट के बिल, फिर वो सप्लायर से जाके नेगोशिएट करना, सप्लायर से मीटिंग करना, चीजें लेके आना, उन सबकी ट्रैवलिंग का खर्चा, उस डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज। तो ये सारा कुछ परचेजिंग कॉस्ट है। और इसको उन्होंने लिंक कर दिया परचेज ऑर्डर्स की तादाद से कि साल में कितने दफा हम परचेज ऑर्डर्स करेंगे। दूसरा सेटिंग कॉस्ट है मशीनरी में, ये पहले मैंने ओवरहेड का इस्तेमाल कराते हुए बताया था सेटअप कॉस्ट, कि सुबह सुबह जब मशीन ऑन करते होंगे तो उसमें हो सकता है कि कोई खास किस्म का केमिकल लगाना पड़ता हो, फिर जैसे कोई ऑयलिंग करनी पड़ती हो तो मशीन शुरू होती हो, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो वो सब उस सेटिंग के खर्चे हैं। और इसको लिंक कर दिया गया
बैचेस प्रोड्यूस के साथ जब जब नया बैच बनने लगता होगा तो मशीन को फिर से सेटअप किया जाता होगा। तो ये सेटिंग के खर्चे क्या होंगे? उन लोगों की जिनकी जिम्मेदारी थी कि नया बैच सेटअप करें। इसकी मिसाल, कभी समोसे तलते रहे, अब वो जो बंदा वो ट्रे में समोसे लेके आएगा और कढ़ाई में डालेगा, और हो सकता है तेल डालने वाला एक और बंदा हो, तो ये लोग हैं उस नए बैच को सेटअप करने के लिए। अब 10 समोसे कढ़ाई में आ गए, अब ये उन 10 समोसों का एक बैच है। तो ये जो लोग इस सारी सेटिंग अप में इन्वॉल्व हैं, ये उनके खर्चे हैं। इनको लिंक कर दिया गया कि साल में कितने बैचेस बनेंगे। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मैंने बताया कि स्टोर में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, जब भी फैक्ट्री के बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मटेरियल मांगा जाता होगा, देखें प्रोडक्शन हॉल में मटेरियल चाहिए तो मटेरियल खरीद के उसी वक्त लाएंगे, ला के स्टोर में रखा हुआ होगा ना पहले, तो वो स्टोर खुला हुआ तो नहीं होगा, बंद होगा, उसकी भी हिफाजत के लिए लोगों की जिम्मेदारी होगी। फिर स्टोर से कौन सा मटेरियल कितना निकालना है ये वहीं के स्टाफ को कहा होगा। तो ये बात ना जबानी नहीं की जाती। मटेरियल वाले ने कहा जी 10 यूनिट ले आओ, वो ले आया कि मैंने तो मजाक किया था, लड़ाई हो जाए आपस में, तो वो ये काम डॉक्यूमेंट्स के जरिए होता है। उस डॉक्यूमेंट को मटेरियल रिक्विजिशन कहते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा यानी स्टोर में लाके मटेरियल को रखना, उठाना, संभालना, जब प्रोडक्शन वाले मांगे तो लाकर उनको पहुंचाना, ये सारा काम मटेरियल हैंडलिंग है। इसके ओवरहेड्स को लिंक किया है नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। ये नंबर का वर्ड मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। मटेरियल रिक्विजिशन की तादाद बताई हुई है, तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन है ना कि साल में कितनी दफा उनसे मटेरियल मांगा गया होगा, इस बेस पे ये रेट निकाला है। इस चैप्टर में और पिछले चैप्टर का फर्क दोबारा बता रहा हूं। पिछले चैप्टर में हर इंडिविजुअल खर्चे का रेट निकालने का तकल्लुफ नहीं था जरूरी, सारे खर्चों को डिपार्टमेंट में बांटते थे और फिर उन डिपार्टमेंट्स के टोटल को प्रोडक्ट में बांटना है तो बांटना है। उन लोगों का ख्याल था कि हर खर्चे को कहां प्रोडक्ट से रिलेट करते फिरेंगे, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जो कौम ईमान लाई, उन्होंने ये कहा कि हर खर्चे का डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेशन नजर आना चाहिए, हर खर्चे को प्रोडक्ट्स में बांटने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। तो डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इसको ऐसे करना चाहिए, तो उसमें फिर हर ओवरहेड का एक रेट निकाला जाता है पर कोई ना कोई ड्राइवर। जैसे ओवरहेड वाले चैप्टर में एक ओएआर निकलता था सारे ओवरहेड्स का टोटल करके, इसमें समझ लें हर खर्चे का अलग अलग ओएआर टाइप है। अब वो किसी ना किसी बेस से जुड़ा होगा, जैसे पिछले चैप्टर में लेबर आर, मशीन आर, यूनिट्स, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, तो इस तरह से यहां पर हर खर्चे को किसी ना किसी बेस से जोड़ा गया हुआ है। इस बेस को ड्राइवर कहते हैं। चौथा खर्चा इंस्पेक्शन कॉस्ट, जो लोग इंस्पेक्शन करने में एंगेज हैं उनकी सैलरीज वेजेस हो सकती हैं, हो सकता है इंस्पेक्शन करने में कोई मटेरियल इस्तेमाल होता हो, वो मटेरियल हो सकता है, और इसका खर्चा टोटल 700,000 और इसको जोड़ा गया है किस ड्राइवर से? इंस्पेक्शन मतलब नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होगी, तो साल में कितनी दफा इंस्पेक्शन की गई होगी उसके साथ जोड़ दिया। तो अगर हम इंस्पेक्शन कॉस्ट का एक रेट निकालना चाहें, टोटल 7 लाख, साल में कितनी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन प्लान है? 25 पर इंस्पेक्शन। और आखिरी मशीनिंग कॉस्ट, हो सकता है मशीनों की कोई मेंटेनेंस हो सकता है, तो इसको लिंक कर दिया मशीन आर से। अब इसका अगर रेट निकलेगा तो वो होगा रुपीस पर मशीन आर। कितना टोटल? डिवाइडेड बाय 3 पर 3 है, 3 5 लाख 15 लाख 3 ही है। तो ये इन पांचों खर्चों का अपना अपना रेट निकल आया। हमें सिर्फ एक महीने का डाटा दिया हुआ है RI11 का। अब हम इनको यूज करके उस एक महीने के डाटा पे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई RI11 के कितने परचेज ऑर्डर, अब ये मैं जुलाई की कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो परचेजिंग कॉस्ट फिर कितनी आनी बनती है? 50 पर ऑर्डर होती है, ये निकाला है, इनटू 25 12 50 बस। इसी तरह से सेटिंग कॉस्ट इसको किससे लिंक किया है? नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस तो बताए नहीं, निकालने पड़ेंगे कि एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं। प्रोडक्शन बैच साइज इन यूनिट्स कि एक बैच में 100 यूनिट्स होते हैं, और पूरे महीने में अगर 15,000 यूनिट्स बनने हैं तो कितने बैच? तो सेटिंग कॉस्ट हो जाएगी, पर बैच था 40, नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे अभी भी नहीं समझ आया? अच्छा, अब जिनको समझ नहीं आया था अब बताएं इसमें क्या। ठीक है, मैंने बता दिया, दोबारा डिटेल से बता दिया, लेकिन क्या मुश्किल थी जो अब क्लियर हुई या अभी भी नहीं क्लियर हुई, या पहले भी तुक्का ही लगाया था अभी तुक्का ही लग रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो फिर आप पहले टेबल पूरे को 1/12 कर दें, फिर फिर इसको भी करें ना, फिर इसको भी करें, दोनों एक एक महीने की फिगर निकाल लें, रेट तो फिर भी यही निकलेगा।
मंथ की बात ना दूसरे टेबल में की है, रिलेटिंग टू RI11 फॉर द मंथ। ऊपर वाले में मंथ की बात नहीं की थी, और चूंकि वो कॉस्ट ड्राइवर ईयर का दिया हुआ था तो खर्चा भी फिर ईयर का ही था। और उसके बाद अगला खर्चा कौन सा है? हैंडलिंग कॉस्ट। हैंडलिंग कॉस्ट का ताल्लुक रेक्विजिशन से, तो रेक्विजिशन 6 दी हुई है, लेकिन वो पर बैच है। टोटल रेक्विजिशन कितनी हुई होंगी? 900। ये 900 कैसे? 150 बैचेस थे और एक बैच के लिए 6 रेक्विजिशन, तो 900 रेक्विजिशन। अच्छा, जिनसे नहीं हुआ था बेटे मायूस ना हो, लेकिन आप ये जो बता रहा हूं आप देखें, अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर लें, ठीक है? अच्छा आप देखें, ये जिस बच्चे ने कहा बता दे, ये जज्बात शायद 100 लोगों के हों कि अल्लाह करे को पूछ ले, सब खुद ही बता दें, तो पूछा करें ना। अगला खर्चा इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट का ताल्लुक नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से, तो वो एक ही है, वो पर बैच दी हुई है, तो हमें उसको टोटल बैचेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 150। और आखिरी खर्चा है मशीनिंग कॉस्ट। इसका ताल्लुक है आर से, वो दिया हुआ है पर यूनिट। टोटल आर्स बनाने के लिए यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू सारे 15,000 थे ना, तो 1500 आर्स बन जाएंगे, 4500। इन सबका टोटल करेंगे, ये तो पूरे महीने की कॉस्ट आएगी। पूछा है पर यूनिट, तो उसको 15,000 से डिवाइड करेंगे तो वो पर यूनिट आ जाएगा। अब मैंने बस ये सब कर एक टेबल में, एक ब्रैकेट में दिया, यानी मैंने एक ही ब्रैकेट के अंदर ये करके डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको मैंने तोड़ के बता दिया। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर ओवरहेड का एक अलग रेट निकलता है और फिर उस रेट को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है। इलस्ट्रेशन 3 अगर आप आज हम कोशिश कर लें तो वो भी ऐसे ही कल डिस्कस हो सके। चलो हाँ जी, ओवर मेरी बुक में चैप्टर 4 लेबर कॉस्टिंग। मैंने ना इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा है, जिनमें से 2 अभी पढ़ाऊंगा, 2 डिसीजन मेकिंग के साथ पढ़ाऊंगा। मैं इसको 4 टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाता हूं।
एक तो है वेजेस की कैलकुलेशंस, वर्कर की वेजेस। एक चीज इसमें पढ़ाऊंगा इनका डेबिट क्रेडिट, एक चीज होगी लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व, और एक ना अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने पास्ट पेपर्स के कुछ सवाल पास्ट पेपर के कुछ सवाल इस चैप्टर में ना रोकने हैं, और वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल के हैं, तो उसको मैं इसलिए चौथा हिस्सा कह रहा हूं। ये दो चीजें पढ़ाऊंगा बाद में। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ानी है चीज, तब सिखाऊंगा। वेजेस की कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, बोनस और ओवर टाइम और क्या जी, कहां पर? पार्ट ए, पार्ट ए कैलकुलेशन ऑफ वेजेस, और ये ऐसे ऐसे। अच्छा, चैप्टर में ना, ये कौन है? नुमान अख्तर। कैंसिल, नहीं पसंद। वेजेस की कैलकुलेशन में जो लेबर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबकी बात हो रही है। ये जो अभी इस चैप्टर में हम लेबर की बात कर रहे हैं ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों की बात हो रही है, लेकिन उनकी बात हो रही है जिनको पर आवर या पर यूनिट करके पैसे दे रहे होते हैं, क्योंकि जिनकी है ही मंथली सैलरी, तो उसमें सीखना क्या है, वो तो है ही बस मंथली सैलरी। तो इस चैप्टर में अगर हम लेबर की बात कर रहे हैं तो सारे वर्कर्स की बात हो रही है। एक चीज इसमें ये पढ़ लेते हैं कि वर्कर्स को जैसे वेजेस दी जाती हैं, नॉर्मली इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है टाइम रेट सिस्टम, यानी टाइम के हिसाब से पैसे मिलते हैं,
और एक होता है यूनिट्स के हिसाब से, पीस वर्क सिस्टम। या वर्कर्स को पैसे दिए जा रहे होते हैं टाइम के हिसाब से या नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से। पहले बताता हूं टाइम रेट। इसमें होता यह है कि इसमें वेज रेट तय होता है पर आवर। ये तय होता है और जो टोटल पैसे वर्कर को देने होते हैं वो होते हैं जितने टोटल आवर्स उस वर्कर ने काम किया। यानी अगर वर्कर को वेजेस दी जा रही हैं वीकली बेसिस पे, तो बस जितने घंटे काम किया उतने घंटों के पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि रेट है ही पर आवर। मिसाल के तौर पे अगर वेज रेट है ₹400 पर आवर, तो वो वर्कर (46 आवर्स काम किया, तो उसके पूरे हफ्ते की टोटल वेजेस क्या बनी? 400 इंटू 46। अरे वाह, बड़ी जल्दी कर लिया। 400 इंटू 46, 18,400 पर आवर रेट है तो नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, ऑफिस डिसिप्लिन की वजह से कुछ तो टाइम है ही ना, मतलब कुछ तो वर्किंग टाइम होता ही है। तो अगर किसी फैक्ट्री में वर्किंग आवर्स हैं सुबह 8 से 4 बजे लेट से, तो बस 4 बजे छुट्टी फिर। और अगर किसी काम की वजह से वर्कर्स को ज्यादा देर तक रोकना है, ज्यादा काम करवाना है, तो ओवर टाइम। तो नॉर्मली ना जो ओवर टाइम का रेट होता है वो ज्यादा ही होता है। जो ओवर टाइम आवर्स लगाए होते हैं, ओवर टाइम आवर्स का मतलब होता है जो नॉर्मल छुट्टी के टाइम से ज्यादा देर काम कर रहे हैं, तो उसमें फिर एक हायर वेज रेट ही हुआ करता है। सवाल लिखें। यहां तक नोटेड। बेसिक वेज रेट, सवाल लिखें। ये अगले टेस्ट से मैंने आपको बता दिया था रोकने का। बस ये ओवरहेड्स के टेस्ट के बाद ना फिर आप जब टेस्ट ही नहीं दे रहे तो फिर लास्ट में भी क्या करना है आके। ये पिछला इन्वेंट्री का टेस्ट हुआ था, ये को आधे लोगों ने दिया है इसे। नुमान अख्तर, नुमान अख्तर वही है जो वहाँ रहा, आपने की थी बात। अच्छा, रिमशा इमरान, मोहम्मद सुबान, मोहम्मद अवैस तारिक, 30 आउट ऑफ 30। चलो ठीक है शाबाश। ब्रायन, अब्दुल अजीम, नहीं अब्दुल अलीम, और अरसलान अलीम, असद शबीर,
अकील हैदर, मोहम्मद उमर 29। चलो ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन बता रहा हूँ। बेसिक वेज रेट रुपीज 400 पर आवर, 400 पर आवर। बेसिक वेज रेट 400 रुपए पर आवर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स, नॉर्मल वर्किंग आवर्स मंडे से फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे 8 आवर्स और सैटरडे 5 आवर्स। मंडे से फ्राइडे 8 घंटे और सैटरडे 5 घंटे। ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स यानी जो ऑफिस के टाइम है, ये वो है। मंडे से फ्राइडे 8 आवर्स पर डे है और सैटरडे वाले दिन 5 आवर्स है। ओवर टाइम इज पेड, ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक, ओवर टाइम इज पेड एट बेसिक प्लस 40%, बेसिक प्लस 40%। क्या मतलब उस बात का? बेसिक रेट से है 400 रुपए से 40% ज्यादा रेट, ठीक है। अ वर्कर वर्कड फॉर फॉलोइंग आवर्स, अ वर्कर वर्कड फॉर फॉलोइंग आवर्स। अब फॉलोइंग आवर्स में डे बताऊंगा और आवर्स यानी दिन और आवर्स। दिन में मंडे से लेके सैटरडे तक लिख लें। नहीं, मेरा मतलब है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अगर स्पेलिंग नहीं आती तो शर्मिंदा ना हो, बस MTW करके लिख लें। और आवर्स बता रहा हूं, सैटरडे ना। डेज और आवर्स बताने लगा ना, तो डेज लिख लें 6 मंडे से सैटरडे, और आवर्स बता रहा हूं मंडे वाले दिन 9। एक वर्कर का काम बता रहा हूं कि उसने इन दिनों में कितने कितने घंटे काम किया है। मंडे को 9, फिर 11, 8.5, 10, 12 और 6.5। है जी, हाँ जी, बिल्कुल जबरदस्त। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द वीक फॉर दिस वर्कर। जिस वर्कर का डाटा दिया हुआ है उसकी टोटल वेजेस फॉर द वीक बता दे। टोटल वेजेस फॉर द वीक, डेली नहीं कह रहा, टोटल, बस टोटल करके बता देंगे। टोटल वेजेस फॉर द वीक बता दे। अच्छा, हर दिन की अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, बार बार क्या मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल वेजेस पूरे वीक की पूछी है तो बस आवर्स टोटल करके कर लें। अलग अलग का दिल है तो जरूर करें, लेकिन मैंने पूछा ही टोटल है बस। हाँ जी, 24720। चले, पता नहीं सही कह रहे होंगे। टोटल
कितने आवर्स काम किया इस इंसान ने? 57। और जिनसे 57 कैलकुलेट नहीं हुआ वो तो दफा हो जाना क्लास। नहीं हुआ क्या? 57 टोटल किया है बस, जबकि वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने थे? मंडे से थर्सडे मंडे से फ्राइडे तक 8 हो गए 40 और सैटरडे की 5 45। तो इस वर्कर को 12 घंटे ओवर टाइम करना पड़ा। अब इन आवर्स के हिसाब से इसको देने हैं पैसे। अच्छा, मैंने दो तरीके से कर रहा हूं और ये खास तौर पे ऑनलाइन वाले बच्चे, खास तौर पे मुझे अक्सर मैसेजेस आया करेंगे, सर ये ऐसे क्यों किया हुआ है? तो मैं अभी बता रहा हूं, ये दो तरीकों से कर रहा हूं, दोनों ठीक हैं, दोनों। एक बेशक फॉलो कर लें आप, लेकिन दोनों अच्छे हैं अगर आप जान लें तो। उसमें से जो मर्जी फॉलो कर लें, कोई अफजल तरीका नहीं है, जो मर्जी फॉलो कर लें, लेकिन दोनों जरूर जान लें। टोटल वेजेस कैलकुलेट कर रहा हूं दो तरीकों से। जितने इसने नॉर्मल वर्किंग आवर्स काम करना था तो इसके लिए पैसे देने थे 400। तो 400 के लिए 45 आवर्स के लिए 400 रेट है 18,000। और जो ओवर टाइम लगाया है उसने, उस ओवर टाइम की जो वेजेस हैं, ओवर टाइम लगाया है 12 घंटे, तो उस 12 घंटे में इसको रेट 400 रुपए की बजाय 560 मिलना है। 6720। और इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल आवर्स की बेसिक वेजेस, यानी अगर ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे ना होते तो टोटल घंटों के भी 400 रुपए ही मिलते जी, 22। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, उसको ओवर टाइम के घंटों के कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिले हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा मिले हैं उसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम, प्रीमियम एक्स्ट्रा। तो उसको 12 घंटों के 160 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। 19। ये भी एक तरीका है, और ये तरीका भी मैंने इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है सवाल वाला अलग से रिक्वायरमेंट पूछे कि ओवर टाइम प्रीमियम बता दें कितना, तो ओवर टाइम प्रीमियम ये। इसमें मैंने क्या किया, 45 पे अलग रेट लगाया, 12 पे अलग रेट लगाया। इसमें यह किया कि पूरे 57 पे एक ही रेट लगाया, और वो जो 12 आवर्स पे एक्स्ट्रा है उसको अलग से कैलकुलेट कर दी। दोनों बातें ठीक है, एक में डिफरेंट आवर्स पे डिफरेंट रेट लगा रहे हैं, और इसमें टोटल आवर्स पे बेसिक रेट लगा के जो ओवर टाइम प्रीमियम है, यानी ओवर टाइम का जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो अलग से कैलकुलेट किया। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। पीस वर्क सिस्टम, इसमें यह होता है कि वेज रेट तय होता है पर यूनिट करके। इसमें जो वेज रेट तय होता है ना, ऊपर आर नहीं, पर यूनिट होता है। इसलिए जो टोटल वेजेस मिलती हैं वर्कर को, वो पे होती हैं कि उसने टोटल कितना काम किया। आउटपुट कहते हैं प्रोडक्शन को, जो काम कर रहा है उसका आउटपुट की प्रोडक्शन। तो इसमें वेज रेट तय होता है पर यूनिट, और फिर जितने यूनिट्स वो बनाएगा उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे वेज रेट है 150 पर यूनिट, तो जिस वर्कर ने पूरे वीक में 240 यूनिट्स बनाए, उसके टोटल पैसे कितने बने फिर? 240 इंटू 150। जी
36,000। ये पीस रेट सिस्टम होता है या पीस वर्क सिस्टम। हाँ क्या? नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि टोटल नंबर फिक्स कर दिया कि इतने बनाने, उससे अगर ज़्यादा बनाए तो हाँ, ये मैंने ना कल पढ़ाने इंसेंटिव्स के मुख्तलिफ शक्लों के इंसेंटिव होते हैं, तो ये उसमें आएगी बात। अच्छा, इसमें स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं, एक सवाल की शक्ल में देख लेते हैं। लिखें सवाल। अच्छा कर लें, पहले नोट कर लेंगे। सवाल लिखें। wages are paid to workers, wages are paid to workers on weekly basis, wages are paid to workers on weekly basis as follows। अच्छा, वो as follows ये है। पहले 50 यूनिट्स इस रेट पे, उससे अगले 100, उससे अगले 100, उससे अगले 50 और ये हो गए 300, तो 300 से ऊपर वाले इस रेट पे। ये उसको ना वीकली प्लान दिया हुआ है, यानी हर वीक इस हिसाब से कैलकुलेशन हुआ करेगी। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल वेजेस फॉर द वीक, total wages for the week of a worker, total wages for the week of a worker who produced 360 units, 360 यूनिट्स, यानी एक वर्कर ने वीक में 360 यूनिट्स बनाए हैं, उसकी टोटल वेजेस फॉर द वीक बताएं क्या बनी।
हाँ जी, पहले 50 पे 150, उससे अगले 100 पे 240, उससे अगले 100 पे 380, उससे अगले 50 पे 480 और उससे अगले 60 पे 550। अच्छा, अब अगर अगले हफ्ते वो 180 यूनिट्स बनाएगा तो वो इससे ऊपर ही चल रहा होगा बस। नहीं, ये हर हफ्ते फिर जीरो से कैलकुलेशन है, ये हर हफ्ते की परफॉर्मेंस की बेस पे ये स्लैब्स हैं, तो इस तरह से स्लैब रेट्स भी हो सकते हैं। चलें जी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।